तो गाइस आज मैं आपको आधुनिक भारत का इतिहास मतलब आज से क्या मैं स्टडी का मटेरियल भी थोड़ा बहुत पढ़ाऊंगा, जैसे आईएएस के लिए मेरे से जितना हो सके उतना जनरल स्टडीज, जिसका हिंदी अर्थ है सामान्य अध्ययन। अध्ययन ये गाइज मैं आज से स्टार्ट कर रहा हूँ, मेरे से जितनी भी हो सकेगी उतनी कोशिश मैं आपको बताऊंगा कि आधुनिक भारत में उस टाइम जैसे अंग्रेजों का शासन था, तो अंग्रेजों का शासन कहाँ कब से स्टार्ट हुआ, क्या हुआ। तो सबसे पहले का मैं बताऊँ, वैसे तो क्या है आधुनिक भारत से पहले भी गाइज देखो प्राचीन एंशियंट एंड मिडाइवल जो बोलते हैं ना, एंशियंट एंड मिडाइवल हिस्ट्री। तो गाइज प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत, तो गाइज इसको हम बाद में पढ़ेंगे। ये पहले का है, लेकिन उसके बाद जैसे आधुनिक भारत मतलब ये आज़ादी तक 1947 तक। तो सबसे पहले इसमें क्या हुआ था, ये आधुनिक भारत का इतिहास कब से स्टार्ट होता है, जब यूरोपियों का फर्स्ट टाइम आगमन हुआ था, मतलब अपने यहाँ पे बाहरी लोगों का आगमन हुआ। क्योंकि इससे पहले बाबर और वो तो चलो बाहर से आए थे, लेकिन वो बाहर से यहीं पे शासन किया। लेकिन जो यूरोपियों का आगमन से स्टार्ट होता है आधुनिक भारत का इतिहास। तो गाइस सबसे पहले तो ये होता है कि यूरोपियों का आगमन हुआ। यूरोपियों का आगमन के बाद मैं गाइस अभी तो आपको शॉर्ट में ऐसे ही बता रहा हूँ कंटेंट, फिर उसके बाद में इनका सबको विस्तार से बताऊंगा आपको, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड टाइम यूरोपीय आगमन हो गया। यूरोपियन जैसे पुर्तगाली हुए, फ्रांस हुआ, तो अंग्रेज हुए, और इस तरीके से ईटीसी। फिर उसके बाद सेकंड नंबर जैसे यूरोपियन आगमन हो गया। आगमन के बाद गाइस जैसे यूरोपियन यहाँ पे आ तो गए पुर्तगाली, फिर उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। लेकिन साम्राज्य में जो ब्रिटिश ब्रिटिश लोग है ना, ब्रिटिशियों का साम्राज्य विस्तार। गाइस या और लोग आए थे ना, पुर्तगाली हुए जैसे फ्रांसीस हुए, वो आए व्यापार करके वो चले गए। लेकिन जो अंग्रेज लोग हैं, जो ब्रिटिश हैं, उन लोगों ने यहाँ पे अपना साम्राज्य का विस्तार किया। तो इसके बारे में बताएंगे। लेकिन साम्राज्य का विस्तार, अब ये साम्राज्य का विस्तार कहाँ हुआ है, साम्राज्य का विस्तार में हुआ है जैसे गाइज मैं बता दूंगा आपको। जैसे यहाँ पे कई रियासतें थी, अब जैसे देखो मैसूर हुआ, और मैसूर के बाद जैसे अवध हुई, ये सब ये मतलब ब्रिटिशों ने इन पर राज किया था, मतलब इन पर विस्तार किया था अपना साम्राज्यवाद जो विस्तार होता है ना। जैसे मराठा हुआ, तो इस तरीके से गए, ये सारी जितनी भी रियासतें थी इन पर इन्होंने विस्तार किया था। इसे ही बोलते हैं साम्राज्यवाद विस्तार, की अपने साम्राज्य को, अपने मतलब अपने उसको शासन को, अपने अधिकार को और विस्तार करना, और इनको सब अपने अपने काबू में लेना। फिर क्या जिसका तीसरा वर्ड है, तीसरा है कि साम्राज्य और विस्तार तो हो गया, लेकिन अब विस्तार किन नीतियों से होगा। भाई विस्तार तो किया, लेकिन विस्तार कैसे किया, विस्तार के लिए नीति भी तो बनाई होगी ना। तो तीसरा ये है कि ब्रिटिशियों का साम्राज्यवाद नीतियां, साम्राज्यवाद नीतियां, ठीक है गाइस। तो सबसे पहले यूरोपियों का आगमन हो गया, दूसरा है ब्रिटिशियों का साम्राज्य विस्तार। साम्राज्य विस्तार किन पे हुआ है, जैसे मैसूर हुआ, अवध हुआ, मराठा हुआ, और भी काफ़ी रियासतें थी उन पे, जैसे पंजाब हुआ। तो इस तरीके से बाकी मैं विस्तार में बाद में बताऊंगा। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे कि जो ये विस्तार हुआ है, विस्तार के बाद किन नीतियों से इन्होंने विस्तार किया। उसके बाद अब ये नीतियों में, वैसे नीतियों में देखा जाए तो दो ही नीतियाँ इंपॉर्टेंट, दो नीति को मैं अभी बताता हूँ आपको। दो नीति कौन कौन सी है, देखो भाई, दो नीतियां, एक तो वेलेजली की सहायक संधि, वेलेजली की सहायक संधि। गाइस इस सहायक संधि में, इसमें क्या है कि जैसे इनकी एक रीत थी ब्रिटिश लोगों की कि हम जैसे किसी भी, जैसे ये बदुआ मराठा है, किसी का हम हेल्प करेंगे तो वो हमको इसके बदले में, जैसे ये लोग क्या करते थे कि मतलब उसका जैसे क्या बोलते हैं विदेश नीति, वो ये अपने कंट्रोल में ले लेते थे कि बस एक सहायता के बदले, और कुछ धन भी ले लेते थे ये लोग। तो ये इनकी नीतियाँ थी, मतलब संधि थी कि बस सहायता करने के बदले में, मतलब हम लोग ये लेंगे कि धन हुआ, विदेश नीति वो हमारी हो गई। तो और एक दूसरी नीति, और बाकी मैं विस्तार में बाद में बताऊंगा, एक बार मैं एक बार शॉर्ट में और बता देता हूँ।
एक तो बेलजली की सहायक संधि हो गई, इससे विस्तार हुआ, और एक दूसरा है डलहौजी की, डलहौजी की वो गाय जो है ना, डलहौजी की विलय की नीति है। विलय की नीति ऐसे है कि डलहौजी ने ना विलय की नीति मतलब कैसे करके फंसा फंसू के डलहौजी ने मतलब विलय कर लिया था। जैसे ये अवध अवध जो भी है साम्राज्य में अभी जिनका नाम ले रहा था, उनको विलय कर लिया था अपने साम्राज्य में। तो ये दो नीतियों से इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। ठीक है, इसके बाद देखो विलय हो गया, साम्राज्य विस्तार हो गया। साम्राज्य विस्तार के बाद अब आएगा कि विस्तार तो कर लिया, अब इनका टारगेट क्या है, इनका मकसद क्या है? मकसद है इकोनॉमी। आजकल देखो आर्थिक मेन चीज होती है। तो अब ब्रिटिशियों का चौथे नंबर पे है ब्रिटिश आर्थिक नीति। ब्रिटिश आर्थिक नीति ये मेन चीज है, क्योंकि आर्थिक नीति में ज्यादा, अब आर्थिक नीति में देखो भाई, आर्थिक नीति में कई है। जैसे आर्थिक नीति में हो गया भू राजस्व नीति, इन्होंने देखो भू राजस्व का भी वो हड़प लिया, क्योंकि भू राजस्व से धन आएगा। ठीक है गाइस, इसके अलावा इसमें हो गया कृषि का वाणिज्यीकरण, क्योंकि भारत में कृषि ज्यादा विकसित थी। वाणिज्यीकरण, तो कृषि का वाणिज्यीकरण कर लिया इन्होंने, तो इसमें से पैसा आया था, क्योंकि ये भी आर्थिक ही एक तरीके से। और एक है हस्तक्षेप की प्रतिनिधि। हस्तक्षेप मतलब हस्तक्षेप करना, जैसे किसी भी गृहस्थी में हस्तक्षेप के प्रतिनिधि की मतलब कौन, जो हस्तक्षेप है ना, मतलब किस पे इनका शासन होगा, किस किस पे होगा, तो इन्होंने हस्तक्षेप किया था किन्हीं के ऊपर, है ना। फिर उसके बाद एक दूसरी और है नहीं कि यही आर्थिक नीति में आएगा, जैसे औद्योगिक नीति हो गया, औद्योगिक नीति। उसके बाद फिर रेलवे हो गया, धन की निकासी हो गई, इस तरीके से रेलवे और धन की निकासी। अब देखो गाइस, अगर एक चीज हिसाब से अगर समझा जाए तो मैं एक फॉर्मेट के हिसाब से देखूँ। देखो सबसे पहले साम्राज्य विस्तार हो गया। अब विस्तार होने के बाद क्या किया जाए? विस्तार होने के बाद अपने धन के लिए हर कोई सबसे पहले अपने स्थायी रहेगा, उसके बाद फिर अपना धन के लिए कमाने के लिए वो करेगा, तो फिर आर्थिक नीति अपनाएगा। अब आर्थिक नीति में देखो, आर्थिक नीति में अब धन कहाँ से आए, कौन कौन से रास्ते धन के? तो धन के रास्ते एक तो भू राजस्व नीति हो गया, जो भी अपनी भूमि पर कर रहे हैं, एक कृषि का वाणिज्यीकरण करते हैं, एक हस्तक्षेप प्रतिनिधि। तो गाइस जैसे ही ये पैसा आया, फिर पैसों अब औद्योगिक नीति आ गई, क्योंकि पैसा जैसे ज्यादा होगा तो अब उद्योग में डेवलप करते हैं, तो पैसा कहीं लगाएंगे, इन्वेस्ट तो करेंगे पैसा आए तो फिर औद्योगिक नीति में लगा दिया। फिर रेलवे का विस्तार हुआ, रेलवे के विस्तार से क्या है, इधर उधर सामान हुआ, तो मतलब इन्वेस्ट ज़्यादा हुआ, फिर उसके बाद उनसे पैसा भी ज़्यादा हुआ। फिर धन की निकासी, धन की निकासी का मतलब ये कि यहाँ से इंडिया से धन है वो बाहर जाना, इसे ही बोलते हैं धन की निकासी। इसका और कोई रीजन नहीं। फिर उसके बाद आर्थिक नीति हो गई। अब एक बात बताओ, जब सब कुछ हो गया, अब धन की निकासी भी हो गई, रेलवे सारा काम हो गया, तो अब इनको कैसे चलाया जाए, कि तो इनकी एक प्रशासनिक नीति भी अपनाई जाएगी। तो ब्रिटिश आर्थिक नीति के बाद आएगा ब्रिटिश प्रशासनिक नीति। तो प्रशासनिक नीति में वही है बस कि रेलवे इनको मतलब किस तरीके प्रशासनिक करना है, किस तरीके से राज करना है, किस तरीके से इनको चलाना है, मतलब अपने उसको शासन को, एक वो कहते हैं ना कि पूरे फॉर्मेट में पूरा मतलब अपने आप को प्रशासन कैसे चला। तो इसमें क्या है, जैसे इसमें आ गया सिविल सेवा आ गई, जैसे अपनी आजकल आईएएस की जो है ना वो इसी में आती है। एक न्यायिक सेवा आ गई, क्योंकि जैसे क्योंकि अब देखो सिविल सेवा हो गई, तो जैसे यहाँ पे किसी को हम रखेंगे, तो जैसे कोई भी केस वेस होंगे तो उसको न्यायिक सेवा होगी, तो मतलब न्यायिक सेवा मतलब न्याय भी मिलेगा, तो इसके लिए कोर्ट वोट भी बने। तो ये हो गई प्रशासनिक व्यवस्था। प्रशासनिक व्यवस्था के बाद देखो आर्थिक हो गई, प्रशासनिक हो गई। अब प्रशासनिक बाद अब ये ध्यान देंगे सामाजिक सांस्कृतिक नीति में। तो अब फिर उसके बाद छठे नंबर पे होगा ब्रिटिश सांस्कृतिक और सामाजिक नीति। अब जाए देखो सांस्कृतिक और सामाजिक नीति का मतलब, इनका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे भी देखो प्रशासनिक हो गया, प्रशासनिक सेवा। अब प्रशासनिक सेवा में अब जैसे समाज को, अगर समाज को हम सुधार करेंगे,
समाज सुधरेगा या समाज को सुधार करेंगे यहाँ पे, तभी तो ये लोग प्रशासन सिविल सेवा में जा सकेंगे, वहाँ जाके अपना कुछ अपना पार्टिसिपेट करेंगे। प्रशासनिक अब जो समाज सुधार नीति में क्या आएगा, एक तो शिक्षा नीति आएगी, मेन चीज़ तो ये है भाई, शिक्षित होंगे तभी तो ये लोग सिविल सेवा करेंगे, न्यायिक सेवा में भी जाएंगे, धन की निकाल ये भी समझेंगे सारी चीज़ें कि रेलवे में किस तरीके से क्या है। तो ये हो गई इनकी नीति, बेटे सामाजिक सांस्कृतिक नीति। उसके बाद अब देखो इनकी, लेकिन इनमें ये सब चीज़ों में सब में एक ही था, इनका एक ही ये था कि ब्रिटिश लोगों का ये सब, देखो ये सब नीति बनाई, ये सब ब्रिटिश लोगों ने, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए बनाई है। इन सब में इनका अपना स्वार्थ क्या था, धन की निकासी। ये था मेन चीज कि मतलब कैसे करके इंडिया से ब्रिटिश में, यूरोपियन वहाँ पे बस धन की निकासी हो जाए। तो भाई अब ये बताओ, जब यहाँ से अब जैसे शिक्षा नीति इन्होंने लागू कर दी तो कुछ एक आध मध्यम वर्गीय समाज पनपा। मध्यम वर्गीय समाज वो होता है जो थोड़ा बहुत शिक्षित हुए इनकी शिक्षा नीति से, तो वो लोग समझ गए कि यार ये अंग्रेज लोगों ये लोग हमारे यहाँ से बस है ना हमको बेवकूफ़ बना के यहाँ से धन की निकासी कर रहे हैं। तो फिर इन लोगों ने थोड़ा अपने आप को वो किया, सब एक दूसरे को खबर फैलाई। फिर उस टाइम क्या न्यूज़ भी आए थे, न्यूज़पेपर भी छपे थे, तो उन सब जगह मतलब पता भी चल गया था कि यार क्या हो रहा है क्या नहीं है यहाँ पे। ये लोग इनका जो मुखौटा है ना, वो कहते हैं ना कि मुखौटा, जो मुखौटा है भलाई रूप मुखौटा, उसके पीछे इनका क्या स्वार्थ है। तो उस स्वार्थ के प्रति फिर कौन से नंबर पे, शायद 7वें नंबर पे, भारतीय प्रतिक्रिया। ये हुआ फिर आंदोलन का रूप, भारतीय प्रतिक्रिया। फिर भारतीय लोगों ने कहा कि भाई अब तो हम प्रतिक्रिया करेंगे। अब जैसे देखो, लेकिन ये भारतीय प्रतिक्रिया, जैसे देखो किसान लोग हैं, उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया अपनाई, किसान विद्रोह नाम से अपनाए। अब इसमें किसान लोगों ने, पता है क्यों, क्योंकि किसानों की जो कृषि का वाणिज्यीकरण किया था, और एक तरीके से कृषि का वाणिज्यीकरण मतलब, और एक तरह भू राजस्व नीति से, तो भू राजस्व नीति से तो इन दोनों से, इनसे नुकसान हुआ किसान का। तो किसान लोगों ने यही बोला कि हमको हमारे, आप लोग भू राजस्व नीति इतना बढ़ा देते हो, तो मतलब हम लोगों को फिर हमारी जमीन नहीं रहती, फिर हम कर्जदार होता है, फिर हमारे जो जमींदार लोग हैं, जो बीच वाले, मतलब जो मिडिल में, उसमें आप लोग उनको बोलते हो, वो हमारी ज़मीनों को ले लेते हैं। तो किसान विद्रोह में किसान लोगों ने अपनी ज़मीन के लिए किया। फिर उसके बाद दूसरा है, ये पहला हो गया, दूसरा है जनजातीय विद्रोह। जनजातीय विद्रोह, अब देखो जनजातीय विद्रोह में क्या आता है, जैसे इन जनजातियों के पेड़ पौधे थे, जंगल थे, तो जंगल उस टाइम काटे गए थे। क्योंकि जंगल काटे किस लिए गए, जैसे रेलवे के लिए पटरियाँ वटरियाँ बिछाना, तो जाहिर सी बात है पटरियाँ सीधी निकलेंगी तो जंगल में होके निकलेंगी, तो इनका भी वन वन में जो रहना रहना वहना है, वो मतलब एक तरीके से घर का अस्त व्यस्त हुआ था। उसके बाद फिर जनजाति विद्रोह भी हो गया। फिर उसके बाद सबसे जो लास्ट में एंडिंग हुआ था, जिसके बाद ये 1857 का विद्रोह, जो सबसे बड़ा विद्रोह माना जाता है। उसके बाद ये है मेन चीज 1857 का विद्रोह, ये सबसे बड़ा विद्रोह। इस विद्रोह के बाद ही हमारा 1858 में ब्रिटिश जो कंपनी का शासन था, ब्रिटिश कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया। इस विद्रोह का परिणाम ये हुआ। उसके बाद फिर ब्रिटिश सरकार का शासन चला था, फिर गवर्नमेंट बनी थी। तो इस तरीके से ये मैंने एक शॉर्ट उसमें बताया कंटेंट में। बाकी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको स्टार्ट करूंगा, सबसे पहले ये बताऊंगा कि यूरोपियों का आगमन। यूरोपियों का आगमन, तो यूरोपियों का आगमन कब हुआ, कैसे हुआ, कौन कौन आए, कौन सी ईयर में आए, वो सब मैं कल नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और गैस बस इतना ही है, क्योंकि अब ज़्यादा वीडियो को लंबी ना खींचें इतनी वीडियो। ओके, थैंक यू गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना, और कोई बात हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हो कमेंट में। बाकी मुझसे जितना आता है उतना तो मैं समझाऊंगा ही। बाकी आपको नहीं भी समझ आया तो आप पूछो, मैं दोबारा बता सकता हूँ। थैंक यू, बाय।